क्वेश्चन नंबर 26. X Limited issued 14% debentures of rupees 4 lakh and rupees 10,000 equity, sorry rupees नहीं है, number of shares हैं, 10,000 equity shares of rupees 60 each. This investment resulted in a net profit of rupees 2 lakh before interest and tax. The tax rate was 50%. Calculate the return on investment and earning per share of X Limited. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था. तो यहाँ हमको EBIT गिवन है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100. तो आपका प्रॉफिट कितना है? 2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं और 10,000 मल्टीप्लाई 60 तो 6 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स हैं. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया आपका? 10 लाख. 4 लाख नहीं लेना है और जल्दबाजी में 10,000 भी नहीं लेना है. 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है तो इसको आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब. तो आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 20%. और अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट. पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें चाहिए होता है. तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 2 लाख. तो 2 लाख में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं. 4 लाख का 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है. तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 56,000. 2 लाख में से 56,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास 1,44,000 का प्रॉफिट आ गया. उस पर 50% टैक्स लगाने के बाद टैक्स कितना माइनस किया हमने? 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000. तो यहाँ अर्निंग पर शेयर आपका आ गया 7.7 रुपीज 20 पैसा पर शेयर. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं. यहाँ पर ROI वाला पार्ट मैंने इरेज कर दिया है सो दैट कि हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें. स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. तो अब हमको ये बताना है कि ये फेवरेबल लीवरेज है या अनफेवरेबल लीवरेज है. तो फेवरेबल लीवरेज कब होता है? फेवरेबल लीवरेज क्या होता है? यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज. तो फेवरेबल कब होता है? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर कॉस्ट ऑफ डेट से. ठीक है, तो यहाँ ROI हमारा 20% है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है. तो बिकॉज रीजन आप वही लिखोगे, बिकॉज return on investment is more than cost of debt, thus it is the example of favorable leverage. I hope it is clear to you. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए तो आपको ये क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लेते हैं. Silk Limited had EPS of ₹1. It raised a loan of ₹10 lakh at an interest rate of 10% per annum from a bank. After 1 year, the results were as follows. इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स 20 लाख थे. 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए का एक. 10% पर लोन लिया कंपनी ने 10 लाख रुपए का. EBIT हमारा है 6 लाख. अर्निंग पर शेयर हो गया 2 रुपीज.
तो यहाँ केस क्या है कि पहले अर्निंग पर शेयर 1 रुपये था, अब बढ़कर कितना हो गया है 2 रुपये। कंपनी ने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया है 10% पर एनम इंटरेस्ट पर, और ये 1 साल बाद के रिजल्ट्स हमको गिवन है कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल था 20 लाख, लोन के हो गए 10 लाख, और अब हमारा अर्निंग्स यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 6 लाख, और ईपीएस 1 रुपए से बढ़कर हो गया है 2 रुपए। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, और टैक्स का रेट है हमारा 20%। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाई डिड ईपीएस इन सिल्क लिमिटेड राइज विद द यूज ऑफ डेट। तो डेट कि पहले तो डेट नहीं था, पहले तो लोन नहीं था, लोन तो अभी लिया है, तो लोन के लेने से ये अर्निंग पर शेयर बढ़ क्यों गया है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, पहली बात तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट जो है वो फॉलो हुआ है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में डेट यूज करने से यानी लोन या बोरोड फंड यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ईपीएस बढ़ता कब है, जब आपका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अब आरओआई क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकाउंटेंसी में आपने रेशो पढ़ी होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, उसका फॉर्मूला क्या था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ जो ईबीआईटी आपको दिया हुआ है वही है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया हुआ है 6 लाख। आपका कैपिटल एम्प्लॉय टोटल कितना हो गया 30 लाख, तो कैपिटल लिख दिया आपने 30 लाख इंटू 100, तो आपका आरओआई कितना आ गया 20%। अब देखो आपका आरओआई जो है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। डेट यानी लोन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 10%। आप लोन पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वही कॉस्ट ऑफ डेट है, तो आपको अर्निंग तो 20% हो रही है और आपका जो लोन का रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10%। तो जब आरओआई ज्यादा होता है इसको हम बोलते हैं दैट फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल, दैट जो हमने लोन लिया है इससे हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, एनसीईआरटी का देखो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर टैग किया है, आंसर क्या लिखा है व्हेन आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब हम पढ़ लेते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा है, इफ ईबीआईटी ऑफ द कंपनी वुड हैव बीन 3 लाख वुड यूजिंग डेट स्टिल बी फेवरेबल फॉर द कंपनी। अब ईबीआईटी अगर 6 लाख रुपए से 3 लाख हो जाए क्या तब भी डेट फेवरेबल रहेगा, देख लेते हैं। आरओआई फाइंड आउट करते हैं इस केस में। अब ईबीआईटी हमारा कितना हो गया 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 30 लाख, तो अब हमारा आरओआई कितना आ रहा है 10%। अब हमारा आरओआई बराबर है कॉस्ट ऑफ डेट के। ठीक है, अभी हम यहाँ एक और चीज देखेंगे कि अब हम अगर हमारा ईबीआईटी 3 लाख है तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईबीआईटी हमारा हो गया है 3 लाख, सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो लोन 10 लाख के लोन पर 10 लाख के लोन पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कितना बनेगा 1 लाख, तो इंटरेस्ट माइनस करके हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आ गया 2 लाख। अब टैक्स माइनस करेंगे 20%, 2 लाख का 20% हो गया हमारा 40,000, तो ये आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 1,60,000। अब ये 1,60,000 क्या है, दीज आर द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग पर शेयर अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पैसा देना है और शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर से हमने ये डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 8 और 10, तो ये आ गया 0.8। अब हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 रुपए से कम होकर कितना रुपीज, तो आंसर अब हम क्या लिखेंगे कि नो नो, if EBIT of company would have been 3 lakh, debt will not be favorable for the company. Use of debt will not be favorable for the company because earning per share decreases from rupees 2 to 0.8.
ठीक है, तो इसको आप फिर से वीडियो को रीप्ले करके देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखना आप। Explain the two concepts related to a function of management that will be used by Anmol Pathak to analyze the deviation. Analyze the deviation, यहाँ से हमको पता चल गया कि फंक्शन तो कंट्रोलिंग है और कंट्रोलिंग के दो कंसेप्ट्स यहाँ पर इस केस में डिस्कस हुए हैं। पढ़ लेते हैं केस को क्या है। अनमोल पाठक, अ रेस्टोरेंट ओनर, observed that over a period of 1 year, the cost of raw material, transportation, packaging had increased. As a result, the total cost had increased by 15%. He thought that it was not easy to keep a check on each and every activity in the organization, so he decided to study deeply the increase in these three costs. He prepared a table of acceptable and actual increase in cost. तो ये देखो, acceptable deviations मतलब डेविएशंस को एनालाइज करने वाला स्टेप है। तो एनालाइजिंग डेविएशन में अगर आपको याद हो तो दो कंसेप्ट्स हम पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ हमको गिवन है एक्सेप्टेबल इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन ये गिवन है और ये है एक्चुअल इंक्रीज। तो अभी देख लेते हैं, रॉ मटेरियल में एक्चुअल इंक्रीज हुआ 7%, लेकिन एक्सेप्टेबल कितना था 4%। तो यहाँ पर CPC एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा है डेविएशन, यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यहाँ पर अप्लाई होगा। देन ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेप्टेबल डेविएशन कितना है 10%, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ 8%। तो ये क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि यहाँ डेविएशन तो हुआ है बट विद इन द परमिसिबल लिमिट है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर पैकेजिंग में एक्सेप्टेबल डेविएशन था 10%, बट हमारा डेविएशन कितना आया है 20%। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट, दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को और